वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10th तक हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ पे 11th से आगे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। ओके। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 11 to 14, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। 10th तक क्या था? जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। मतलब कि कॉन्स्टेंट्स रह जाएं, मतलब आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को हमें सॉल्व नहीं करना था वहाँ पे। जैसे सी को हम सॉल्व नहीं कर रहे थे, ए को हम सॉल्व नहीं कर रहे थे। तो अब यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है वो एलिमिनेट करने पड़ेंगे हमें। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है, ठीक है। तो बाकी इसको भी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है? वाई वाले एक तरफ, एक्स वाले इक्वल टू के दूसरी तरफ, और जब ऐसा हो जाए तब क्या कर देना है? तब इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ हम फॉलो करेंगे। बस एक एडिशनल स्टेप ये हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कि जब जनरल सॉल्यूशन एक बार आ गया ना हमारा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन जब एक बार आ गया, उसके बाद हमें ये कंडीशन अप्लाई करके देखना है। बस ये एक एडिशनल स्टेप होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो अब क्वेश्चन नंबर 11th में सबसे पहले गिवन इक्वेशन ये चीज़ है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं वेरिएबल्स को। वाई वाले सारे इस तरफ रहने देते हैं, वाई का तो एक ही दिख रहा है डी वाई, और एक्स के देखो ये एक्स का ही है, और यहाँ पर क्या है? एक्स का। ये चीज़ एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और ये भी एक्स का है, ठीक है, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और कुछ बच गया एक्स का? नहीं, कोई नहीं बचा। इस साइड का कवर हो गया, ये साइड भी कवर हो गई, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। अब हम कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए अगले स्टेप में आपने इंटीग्रेट करना, मैं यहीं पर इंटीग्रेट कर दूंगी। अब यहाँ पर देखो आप, ये इंटीग्रेशन आप कैसे सॉल्व करोगे? कुछ याद आ रहा है? यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन वाला तरीका देखो। यहाँ पर इसकी जो ये जो है ना, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। मतलब यहाँ पर इसकी न्यूमरेटर की जो ओवरऑल पावर है, ठीक है, जिसको डिग्री बोलोगे आप, वो कम है डिनोमिनेटर से। मतलब हम पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा ये, 2x² प्लस एक्स ओवर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पहले तो वो कॉमन ले लेते हैं। एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 ये कॉमन है, एक्स प्लस 1 डी एक्स, 2x² प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर देखो, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि कैसे आप पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प ले सकते हो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पुट कर देंगे हम ये वाली जो चीज़ है 2x² प्लस एक्स। अब ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर नोटिस करना होता है हमें। तो डिनोमिनेटर में क्या है? ये देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसका मतलब फॉर्म किस टाइप की होगी? इस टाइप की होगी, ए ओवर सिंपल वाली टर्म, लीनियर टर्म जो बोलते हैं, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली टर्म आती है ना जब क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, और इसके नीचे क्वाड्रेटिक वाली टर्म, ठीक है। ये हो गया। अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई तो ये सिंप्लीफाइड है, और इसके बाद इंटीग्रेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x² प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए के डिनोमिनेटर में ये चीज़ है जो नहीं है वो लिखते हैं ना, x² प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके डिनोमिनेटर में ये है, ये नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये मतलब हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया है एक्स, एलसीएम क्या आया? x प्लस 1 एंड x² प्लस 1, ये चीज़ एलसीएम आया। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगी डिनोमिनेटर में। चाहे आपने ऐसे समझना है, चाहे ये हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है, याद है मुझे, ठीक है। तो आप या फिर ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पर इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c
तो अब स्क्वायर वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ लिख देते हैं कॉमन निकाल करके, एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स वाली टर्म्स बी प्लस सी एक्स प्लस ये ए प्लस सी सिंपल कॉन्स्टेंट्स वाली। अब क्या करते थे हम, इसमें कंपेयर करते थे, बोथ साइड्स को कंपेयर करना है, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ किस किस के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के, एक्स के, एंड और क्या कंपेयर करते हैं, कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करते हैं। इससे हमारे पास आ जाती है 3 इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पर अगले पेज पे कर देती हूँ मैं इसको कंपेयर। तो ये कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट देखो सबसे पहले, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर क्या है a प्लस बी। एक बार मैं आपको फिर से भी ओवरव्यू बताऊंगी इसका क्वेश्चन का, तो अभी के लिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है ना, और इस साइड को क्या है, b प्लस सी है। फिर कॉन्स्टेंट्स बच गए, कांस्टेंट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 0 है, और यहाँ पर क्या है, a प्लस सी है। अब इस सब चीज़ों को सॉल्व करके हम आपको निकालने हैं किसकी, a b और c की वैल्यू। a b और c की वैल्यू निकालते हैं ना, ये देखो, तो कोई भी वैल्यू, ये सबसे इजी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो इसमें से कोई वैल्यू निकाल देते हैं। तो a की वैल्यू निकाल देंगे या c की वैल्यू निकाल देंगे, c की वैल्यू निकाल लो, a दूसरी तरफ चले जाएगा, माइनस a हो जाएगा, यानी c की वैल्यू आ गई -a। ठीक है, अब c कहीं ना कहीं पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर दें c। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे c की वैल्यू, तो -a ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी, b आ जाएगा, a दूसरी तरफ चला गया तो 1 प्लस a हो गया। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई 1 प्लस a। यहाँ पे देख रहे हो क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे c भी a की टर्म्स में हमने लिख दिया है, b भी a की टर्म्स में लिख दिया है। तो अब यहाँ पर पुट कर दें ये दोनों चीज़ें, ये और ये जो हमने यहाँ से निकाला है, कोई भी टर्म निकाल सकते हो आप, जो भी, यहाँ से आप a भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी आप कोई टर्म निकाल सकते हो, पर हम क्या अप्रोच रखते हैं इसमें कि जो सबसे सिंपल सी टर्म दिख रही है, सिंपल इन द सेंस जहाँ पे 0 इन्वॉल्व हो, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस ज़्यादा नहीं होगा ना, और वो वाली टर्म्स पहले चूज़ करो आप। अच्छा, अब यहाँ पर a तो एज इट इज़ है, b की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस a, तो b की जगह पे 1 प्लस a लिख देते हैं। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू दिख रही है ना आती हुई, तो यहाँ से a प्लस a 2a हो गया, प्लस 1, तो 2 ऑलरेडी था, अब 1 दूसरी तरफ चला गया तो 2 माइनस 1 और साथ में 2a, 2 माइनस 1 इज़ 1 इक्वल टू 2a, तो यहाँ से a आ गया, 2 दूसरी तरफ चले जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा ना, 2 दूसरी तरफ चला गया तो a आ गया 1/2। अब एक की वैल्यू आ गई, बाकी सबकी भी बहुत आसानी से आ जाती है, यहाँ पे तो डायरेक्टली आ गई, देखो a की वैल्यू यहाँ पे -1/2, c की वैल्यू, a की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू 1/2 आई थी ना। अच्छा, अब यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, 1 प्लस a की वैल्यू क्या है, 1/2, तो b की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/2, तो b आ गया 3/2। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं वापस अपनी इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, इसको 1, अच्छा 1 इसको दे दो, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इसको, 2 और ये आ गया 3। ठीक है, तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन, ये सब लाइन लिख दिया मैंने, a अपॉन एक्स प्लस 1 है ना, तो a है 1/2, अपॉन में ये x प्लस 1, तो a की जगह पे मैंने लिख दिया 1/2, प्लस क्या है, bx प्लस c है, bx प्लस c, b क्या है 3/2x प्लस c क्या है -1/2, ओवर क्वाड्रेटिक वाली टर्म क्या थी, x² + 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो इक्वेशन है थर्ड, इसमें हमने a और b और c की सबकी वैल्यूज पुट कर दिया आराम से। ओके, तो अब क्या करें आगे अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये तो सिंप्लीफाइड ही है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। 1/2x+1, यहाँ पर आ गया 2 LCM, ऊपर क्या आ गया 3x माइनस 1/x² + 1, यानी कि ये चीज़ आ गई 1/2x+1 प्लस 3x माइनस 1/2x² + 1। ठीक है, अब ये चीज़ सिंप्लीफाई हो चुकी है, ये हम वापस रखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। यहीं तक हमारा मोटिव था कि हम इसको सिंप्लीफाई कर दें इंटीग्रेट करने के लिए। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं, 4th दे देते हैं, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में, यहाँ पे जहाँ पे dy है। ठीक है, इक्वेशन 2 में, तो ये यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे dy था इंटीग्रेशन, और इस वाली टर्म की इंटीग्रेशन थी, तो इस वाली टर्म को तो हमने ब्रेक कर दिया था इन दो टर्म्स में, तो इन दोनों टर्म्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन लगाए जब हमने पुट कर दिया उसमें। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखते हैं, ये तो इजीली इंटीग्रेट हो रहा है, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे 1/2 है ना, तो ये 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, x+1 dx प्लस ये 1/2 भी बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये 3x के नीचे भी ये चीज़ है, 1 के नीचे भी है ये, तो हम इसको अलग अलग लिख लें, x² + 1 -1/x² + 1 लिख सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, 1/2 बाहर है, ये वाला 2 बाहर ले लिया है हमने ऑलरेडी। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, देखो 1/x+1 dx + 1/2, इसको भी अलग अलग ही लिख लेते हैं, 3x/x² + 1 dx - 1/2, ये जो कॉमन था 1/x² + 1, ये ताकि चीज़ें साफ साफ दिखे इसके लिए। अब ये तो सॉर्टेड है, इसका आपको पता है कि x² + a² वाली टाइप की फॉर्म है, इसका टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी पता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या आ रही है डिफ्रेंशिएट करके, अब ये भी लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर आ सकता है, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन क्या है यहाँ पे, x² + 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2x + 0, यानी कि 2x है। तो क्या 2x प्रेजेंट है यहाँ पर, नहीं है, 2x प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे 2x बना तो सकते हैं इसको, ये 3 तो कांस्टेंट है, इस 3 को आप बाहर ही लिख लो। तो अब यहाँ पर x तो है ही, 2 बना सकते हैं ना, तो 2 यहाँ पर अपने आप से लिख दिया है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया है, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और हमारा काम तो हो गया 2x का। देख रहे हो आप, ये 3 तो बाहर ही लिख दिया ना, और यहाँ पर हमने देखा कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन आ रहा है वो 2x आ रहा है। 2x अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमारा काम हो गया। तो अब इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर दो, ये dy की इंटीग्रेशन आ गई y, यहाँ पे आ गई 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+1, इसकी भी लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर कैसे आई, इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे आप, क्या आएगा, dx/dx इज़ 1 प्लस कांस्टेंट की 0, यानी कि 1 आया ना, तो 1 तो है न्यूमरेटर में, प्लस यहाँ पे क्या है 3/2 × 2 4, और इसकी डिफ्रेंसिएशन भी है न्यूमरेटर में, यानी कि इसको भी आप लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हो, -1/2। अब ये क्या चीज़ है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1/x² + a² क्या होता है, tan इनवर्स x/1। ठीक है, यानी कि x टेंजेंट इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, सारे के सारे यहाँ का कांस्टेंट, यहाँ के सारे कांस्टेंट आ गए यहाँ पे c में। ठीक है, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इस c को रिमूव करना है, इस c को रिमूव करने की प्रोसेस ना बहुत ही आसान होती है, मतलब ये, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन तो आ गया है, पर हमें क्या पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, तो उसके लिए हम ये कंडीशन देखते हैं, ये कंडीशन दी हुई है ना, गिवन कंडीशन, इस कंडीशन से हम इवेल्युएट करेंगे। पहले ये कंडीशन लिख देते हैं कि y = 1 व्हेन x = 1, व्हेन मतलब कि क्या है, x = 0 है जब, व्हेन x = 0 तब y की वैल्यू क्या है, 1 है।
तो अब इसमें ध्यान से देखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, बस सिंपली ये सारी चीज़ ना, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है, देन ऐसे करके लिख लो, ठीक है। तो अब ये y की वैल्यू और x की वैल्यू इस इक्वेशन में जब हम पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीधी c की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। तो वही तो हमें चाहिए, तो हम पुट करके देखते हैं। देखो कैसे पुट हो रही है, यहाँ पे y की जगह पे 1 पुट कर देना है, x की जगह पे 0, y आ गया 1 पुट कर दो, 1/2 log ऑफ x आ गया, x की जगह पे 0 पुट करना है, प्लस 3/4 log x की जगह पे 0 पुट करना है, प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x की जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, प्लस c तो c ही रहेगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो और c की वैल्यू आ जाएगी, मतलब सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 log ऑफ 1 आ गया, प्लस 3/2 log 0 प्लस 1 अगेन 1 आ गया, माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स 0 प्लस c। अब ये देखो, ये log 1 क्या होता है, log 1 की वैल्यू तो 0 नहीं होती है, 0 इंटू समथिंग, ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस ये log 1 की वैल्यू अगेन 0 होती है, ये भी 0 हो गया। टेंजेंट की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्रीज पे होती है, तो ये भी 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस c। तो यहाँ पर c की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, दिख रही है आपको, c की वैल्यू आ गई 1, तो c की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी है, 5 नाम दे दिया। अब क्या मिलेगा हमें, ये लिख दिया मैंने, y, ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिख देनी है, सिर्फ c की वैल्यू पुट करनी है बस। तो y इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x। c की जगह पे क्या है, 1, c की वैल्यू 1। तो अब ये चीज़ देखो, अब इसमें से सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रिमूव है, कोई ना a है ना b, यहाँ पे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही था, c ही था हमारे पास, और वो भी हमने उसकी वैल्यू निकाल। तो ये आ गया है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर इसको भी हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 1/2 है, यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1/4 कॉमन लोगे तो यहाँ से यहाँ पर तो 2 ही है सिर्फ, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, सो दैट 2 इंटू ये चीज़ कैंसिल करके 2 ही बचे, 1/2 ही बचे, समझ रहे हो आप। 2 से ये चीज़ ब्रैकेट ओपन करोगे ना, 2 से ये चीज़ ओपन कर कैंसिल करोगे तो 2 इंटू 2 4 होता है, प्लस यहाँ पे तो है ऑलरेडी 1/4, अंदर क्या बच गया, 3 log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेते हैं, 1/2 tan इनवर्स, ये टेंजेंट वाले अलग रखते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब log वाली दो टर्म्स होती है तो उनके अंदर वाली जो चीज़ें होती है ना, log जिसका ले रहे होते हैं वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर 2 है, तो log से पहले कोई चीज़ हो तो वो आप उसकी पावर में लिख सकते हो ना, तो यहाँ पर हम x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये भी ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू। अब ये देखो, ये चीज़ें प्लस हो रही। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस की कि मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस हटा दिया है, ठीक है। मॉड्यूलस हटाने का क्या मतलब होता है, कि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ मॉड के अंदर हो वो बाहर आके पॉजिटिव होगी, पर स्क्वायर भी तो वही काम करता है। स्क्वायर से जब कोई भी टर्म आप सॉल्व करते हो तो वो भी पॉजिटिव ही होती है। यहाँ पे भी स्क्वायर है +1, यानी कि पॉजिटिव टर्म में कोई चीज़ प्लस करोगे वो भी पॉजिटिव ही होगी, तो मॉड यहाँ पे हटा दिया मैंने। लॉग, अब ये देखो, ये प्लस हो रही है, मतलब कि ये लॉग वाली दो टर्म्स प्लस हो रही है, मतलब कि जो जिसका लॉग लिया है वो चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो ये दोनों मल्टीप्लाई, माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1। तो अब इससे ज़्यादा तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, तो दिस इज द
रिक्वायर्ड पर्टिकुलर। तो ये आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी था ये क्वेश्चन पर बहुत मज़ेदार था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है ये वाला। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ गिवन थी। देखना अप्रोच हमने कैसे किया, हमें ज़्यादा पता नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में अभी सॉल्व करने से पहले, पर हमने इसको अप्रोच कैसे किया, अपने वही सेम तरीके अप्लाई करके जो हम अभी तक करते आ रहे थे, कि हमने सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट किया, वाई वाले एक तरफ रखे, एक्स वाले एक तरफ कर दिया। अब जब ऐसा हो गया फिर हमने कर दिया इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के बाद हमने देखा कि भाई ये चीज़ सॉल्व तो करनी पड़ेगी, अब इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेशन की टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये तो कुछ थर्ड पावर की बात हो रही है और यहाँ पे सेकंड पावर है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करके। तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखा तो हमें साफ साफ दिखाई देने लगी चीज़ें कि हाँ ये देखो, ये यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक टर्म है, एक लीनियर जैसी टर्म है। तो इसको तो हम इस तरह से लिखते थे पार्शियल फ्रैक्शन में कि a अपॉन लीनियर टर्म प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक वाली टर्म। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। फिर हमने यहाँ से a प्लस ए बी और c की वैल्यू वो कैसे निकालते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कैसे हुआ, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया तो वो चीज़ कैंसिल कर देती है एक दूसरे को, या फिर आप सिंपली ऐसे बोल दो कि हमने डिनोमिनेटर से हर चीज़ उड़ा दी। और यहाँ पे तो दोनों चीज़ें थी तो सिर्फ यही बचा। यहाँ पे एक चीज़ थी तो जो नहीं थी, जिसकी कमी थी वो हमने लिख दी, प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके पास ये चीज़ थी ये नहीं थी तो ये हमने लिख दी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई खोल ओपन कर दिया ब्रैकेट को, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और कॉन्स्टेंट्स अलग अलग लिख दिए ताकि हमें साफ साफ हर चीज़ दिखे। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को। इसका कोफिशिएंट ये था, यहाँ देखो नेक्स्ट पेज पे हमने कंपेयर किया है, ये देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 था। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर किए, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर किए और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कंपेयर कर दिए। अब कंपेयर करने के बाद कोई भी इक्वेशन उठा लो और किसी एक चीज़ की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, फिर पुट करते जाओ। देख रहे हो आप, अब यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो, ये वाली इक्वेशन भी कंसीडर कर सकते हो ये, पर यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे इजी सॉल्व करने को 0 वाली रहेगी। ठीक है, तो हमने 0 वाली में से c की वैल्यू निकाल दी, a की भी निकाल सकते हो आप। फिर वो हमने पुट कर दी, अब 1 वाले के अगली यहाँ पे ही पुट कर दी हमने। ठीक है, फिर पुट करते करते हमारे पास एक b की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर से ये ध्यान रखना आपने कि यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे कि b की वैल्यू निकालोगे। तो अब आप अगर a की वैल्यू निकालते हो, कोई भी निकाल सकते हो वैसे, फिर कोई भी वैल्यू निकाल दी और हमने यहाँ पे पुट कर दी, ऐसे करके सॉल्व हो गई। ठीक है, अब a b c की वैल्यूज जब आ गई वो हमने उसी इक्वेशन में पुट कर दी जहाँ पे हमने a प्लस बी एक्स प्लस सी किया था। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाइड आ गई है हमारे पास। फिर क्या किया, अब वैल्यू हमारा काम हो चुका था कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, हमने इसको ब्रेक करना था इंटीग्रेशन को, कि ऐसी चीज़ में ब्रेक कर दें जिसकी हमें इंटीग्रेशन पता हो। तो अब इन सब की तो इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट पता है। कैसे पता है ये चीज़, तो हमें पता है कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगी। और यहाँ पे ये वाली जो चीज़ थी इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो हमने इसको भी ब्रेक कर दिया। ये तो हम ऐसे कर सकते थे कि न्यूमरेटर के नीचे ये चीज़ है, न्यूमरेटर के नीचे ये चीज़ है, तो न्यूमरेटर को तो अलग अलग कर सकते हैं ना डायरेक्टली, इसमें तो कोई पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमने यहाँ पर, और हमने एक और चीज़ देखी यहाँ पर कि ये चीज़ बनाने के लिए, मतलब इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन इन वो है यहाँ पर न्यूमरेटर में, पर 2 की कमी थी तो 2 हमने खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया। खुद से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि एक्सप्रेशन वही रहे। तो फिर आ गया यहाँ पे वैल्यू। अब ये जनरल सॉल्यूशन आने के बाद हम निकालते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जो कंडीशन गिवन होती है ना, जैसे यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 0 था तो y की वैल्यू 1 थी, 1 आ रही थी, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी इस इक्वेशन में। अब पुट करने के बाद क्या हुआ, पुट करने के बाद c की वैल्यू आ गई 1 और वो हमने पुट कर दी वापस से।
फिर तो क्या था, फिर तो सिंप्लीफिकेशन ही है, आप कैसे भी सिंप्लीफाई करके लिख लो या वही रहने दो, पर ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर सिंप्लीफाई करके आप अच्छे से लिखो, प्रेजेंट करो क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन में देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, फिर एक जनरल सॉल्यूशन आएगा, उसमें हम कंडीशन अपनी ये वाली पुट करके कॉन्स्टेंट्स को सबकी वैल्यू निकाल देंगे कॉन्स्टेंट्स की। तो वेरिएबल सेपरेट करना शुरू करते हैं। वाई वाली टर्म्स इस साइड रखते हैं और एक्स वाली सारी दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो एक्स वाली ये है, दूसरी तरफ चली गई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये डी एक्स है, दूसरी तरफ चला गया तो मल्टीप्लाई का हो गया। हो गई सेपरेट, सेपरेशन का काम हो गया। अब कर दो इंटीग्रेट। नेक्स्ट स्टेप में करना अपने, मैं यहीं पे कर रही हूँ। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, 1/x। अब ये भी देखो, ये भी उसी टाइप की चीज़ आ गई ना कि इसको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग कैसे करते हो डिनोमिनेटर की चीज़ों को, पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू ही ना। तो अब ये भी चीज़ देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है ना। तो ये चीज़ आ रही है हमारे पास। अब इसको, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना भी आसान है। क्या, कैसे निकालते हैं इसको, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करके, मतलब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब सारी की सारी टर्म्स है लीनियर। लीनियर टर्म्स का मतलब कि आप a प्लस बी प्लस सी ऐसे करके लिख सकते हो, और अपॉन में सारी की सारी टर्म्स, ये x, फिर x प्लस 1, फिर x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये सारी कोई क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो ऐसे ऐसे आराम से लिख सकते हैं हम। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लो 1। अब डिनोमिनेटर सारे उड़ा दिए हमने, जिसके पास जो नहीं है उसके पास वो भेज देते हैं। x यहाँ पे इसके पास है क्या, क्या नहीं है, x प्लस 1 नहीं है, x माइनस 1 नहीं है, प्लस b इसके पास x प्लस 1 है, ये दोनों चीज़ें नहीं है, x एंड x माइनस 1 नहीं है, प्लस c इसके पास क्या नहीं है, x माइनस 1 है, ये दोनों चीज़ें नहीं है, x एंड x प्लस 1। अब कर दो इसको फटाफट से, ब्रैकेट ओपन कर दो, सब सिंप्लीफाई कर दो। ये तो a प्लस बी a माइनस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस b, ये क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस c, ये भी x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ओपन ही कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन की, यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है आपको। चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्यों कोई मिस्टेक के चांस रखने। सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ओके। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ, a प्लस बी प्लस सी, साथ में कॉमन भी ले लिया ना एक्स स्क्वायर को, x। अब x वाली टर्म्स प्लस ये माइनस का b है, प्लस यहाँ पे भी x है ना, इन दोनों टर्म्स में x है। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट तो एक ही बचा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स अलग हो गए। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग द coefficients of x square comma x and constants on both sides, ठीक है, both sides we get, ठीक है, हमें क्या मिलता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करके जो जो चीज़ें मिल रही है वो लिखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं भाई, 1 कैसे बोल रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 ना, 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, x है ही नहीं, 0 इक्वल टू यहाँ पे है माइनस बी प्लस सी, और कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट है 1 है, और यहाँ पर क्या है, माइनस a। ओके हो गया, कंपेयर कर दिया अब कोफिशिएंट्स। अब ए बी की वैल्यू, यहाँ ए की तो वैल्यू साफ साफ ही दिख रही है ना, माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा।
ठीक है, ए की वैल्यू तो साफ ही आ गई। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बी और सी भी है। चलो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू -1i प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से आ गई बी प्लस सी, ये 1 दूसरी तरफ, तो 1 आ गया बी प्लस सी। यानी कि यहाँ से कोई भी एक चीज़ निकाल सकते हैं ना हम, तो यहाँ से बी निकाल देते हैं। बी की वैल्यू आ गई, सी दूसरी तरफ आ गया, तो 1 माइनस सी। अच्छा, इसको ऐसे मत करो, स्क्वायर में मत डालो, रेक्टेंगल में। तो बी आ गया 1 माइनस सी, तो -1 माइनस सी प्लस सी, तो -1 प्लस सी प्लस सी, -1 प्लस 2c, तो ये चीज़ आ गई। यहाँ पे 0 0 था ना, -1 दूसरी तरफ आ गया तो प्लस का हो गया, तो c आ गया यहाँ से 1/2, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, c भी आ गया। अब b इक्वल टू 1 माइनस सी पुट कर देते हैं 1/2, तो ये 2 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज 1/2। ए बी और सी की वैल्यू आ गई, ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब ये कहाँ पुट करना होता है, ये काम हो गया ना पार्शियल फ्रैक्शंस का, इतना ही काम था। ए बी सी आ गया तो पुट कर दो, अलग अलग हो जाएंगे। इनको इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 दे दो, ये इंटीग्रेशन वाली को 2 दे दो, इसको 3 दे दो। तो अब थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं ए बी सी की वैल्यू। तो अब यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा, ये चीज़ तो ऐसी है, x प्लस 1 x माइनस 1। ए बी और सी की वैल्यू क्या क्या है, 1/2 ए की वैल्यू -1, ठीक है। ए की वैल्यू ये अलग आई है, ए की वैल्यू आई है -1/x था इसके नीचे, और बी और सी की तो 1/2 आई है ना, तो 1/2 प्लस सी की जगह पे भी 1/2, ये चीज़ हमने पुट कर दी। अब ये पुट कर दिया और सिंप्लीफाइड भी दिख रहा है। अब ये चीज़ हमने कहाँ से, मोटिव क्या था कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना था ना, तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, तो सब्स्टिट्यूट कर दे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, इसको क्या नाम दे, फोर्थ इक्वेशन नाम दे देते हैं, इन 2। अब इसको हमने वापस से यहाँ पे पुट कर दिया, ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू निकाल दिया ना, अब 2 में पुट कर देते हैं, करना शुरू करते हैं फिर सब्स्टिट्यूशन। डी वाई इक्वल टू, अब ये चीज़ है, ये चीज़ तो ब्रेक हो गई इसमें, और इस चीज़ का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, मतलब इन सब का इंटीग्रेशन लिख लेते हैं हम डी एक्स करके, वही मतलब है, यही चीज़ पुट करनी है ना इसकी वैल्यू। तो इंटीग्रेशन माइनस बाहर ले लेते हैं साथ में, स्मार्ट वर्क करते हैं हम, प्लस 1/2 भी बाहर ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट है 1/x प्लस 1 डी एक्स, प्लस 1/2 भी बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, x माइनस 1 डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन ही हो रही थी ना, इस पूरी टर्म की इंटीग्रेशन ही हो रही है इसमें विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। ये हो गया काम हमारा। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने लायक है ना, ये भी ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 1 नहीं आता है, वो भी प्रेजेंट है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 + 0 यानी 1, वो भी प्रेजेंट है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 एंड -0, ठीक है, 1 वो भी प्रेजेंट है। तो अब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, हो गया, प्लस कांस्टेंट सारे के सारे। अब इसको सिंप्लीफाई तो करते रहेंगे, पहले ये जनरल सॉल्यूशन आ गया है ना, इस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, कंडीशन से। कंडीशन ये गिवन है, y = 0 when x = 2, पुटिंग y = 0 when x = 2 इन above we get, कुछ भी लिख लो या फिर गिवन करके लिख लो, लैंग्वेज का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे, बस आपको इंडिकेट करना है कि हाँ आप क्या कर रहे हो स्टेप। y की जगह पे 0 और x की जगह पे 2, ठीक है। y की जगह पे 0 और x की जगह पे x आ गया ना, 2 पुट कर दो, प्लस 1/2 log ऑफ x की जगह पे 2 पुट करना है, ओके। 1/2 log x की जगह पे 2 प्लस c। अब करो ज़रा सॉल्व, log ऑफ, अब यहाँ पे भी देखो ये मॉड हटा सकते,
मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या होगा, 2 ही होगा, प्लस 1/2 लॉग, ये 2 + 1 3, 3 का मॉड क्या हुआ 3, प्लस 1/2 ये आ गया लॉग ऑफ 2 - 1, 1 का मॉड 1 ही हुआ, प्लस c। अब log 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, ये तो 0 हो गई पूरी टर्म। अब बच गई ये दोनों टर्म्स। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। तो अब आपको पता है कि अगर दो लॉग की टर्म्स में एक प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, तो माइनस वाली टर्म आ जाती है डिनोमिनेटर में, है ना। तो वैसा ही हम लिखने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ पे ये 1/2 भी तो है, इसको भी तो थोड़ा बहुत हम अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये 1/2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा कि ये वाली चीज़ जो है माइनस वाली, ये वाली यहाँ पे तो 1/2 है नहीं, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 1 ही रहे। तो log 2 प्लस यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, तो ये कॉमन आ गया, ये तो 0 ही था, प्लस c। ओके, तो अब लिख लें 1/2। अच्छा, अभी भी ये देखो, ये जो यहाँ पर होती है ना टर्म log से पहले, इसको हम इसकी पावर में लिख सकते हैं। तो 2 की पावर में 2 जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग स्टेप में ही लिख रही हूँ मैं, देखो ध्यान से ताकि आपको समझ आ जाए। तो माइनस log 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस log 3 प्लस c। ये वैसे एक ही स्टेप में हो जाता है ये सारी चीज़ें, पर मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे होगा। अब ये देखो log, अब जो प्लस वाली चीज़ है वो तो ऊपर ही रहती है, माइनस वाली चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाती है, ठीक है, प्लस c। तो अब c की वैल्यू आ गई आपकी, ये पूरी टर्म दूसरी तरफ भेज दोगे तो माइनस का हो जाएगा ना, log 3/4, ठीक है। c की वैल्यू आ गई -1/2 log 3/4। तो अब c की वैल्यू आ गई, इस c की वैल्यू को कहाँ पे पुट करना था, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को भी नंबर दे दो 5। देखो ऐसे हम नंबर देते रहते हैं जब जब हमें पता चलता है कि ये काम आएगी, तो इसमें पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5। अब 5 में पुट करेंगे तो 5 इक्वेशन तो वैसी की वैसी आ जाएगी पूरी की पूरी, बस यहाँ पे c की जगह पे ये चीज़ लिख देनी है, ठीक है। 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस c। अब आ गया ना, अब c की जगह पे ये लिख दो, ठीक है, आ गया, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर इसको थोड़ा अच्छे से ब्यूटीफाई करके लिखना है, मतलब ये जो लॉग वगैरह है ये सब सॉल्व करके जिसे लिख दो आप। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि 1/2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 1/2, तो यहाँ पे बस 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 अपने आप से लिख देते हैं। अपने आप से मतलब लिखना ही पड़ेगा ना, जब 1/2 कॉमन लिया है तो ये चीज़ यही रहे, इसके लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल कर दे इसके इफेक्ट को। तो 1/2 है ना, तो ये बाहर कॉमन लिख दिया है, प्लस ये भी 1/2 कॉमन कर दिया है। अब ये वाली चीज़ तो कांस्टेंट है तो इसको हम अलग से ही रहने देते हैं, ये कांस्टेंट है ना पूरी चीज़, log 3/4 की कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब यहाँ पे x वेरिएबल वाली चीज़ है तो ये यहाँ से ही लिया है हमने कॉमन। तो अब क्या करोगे, अब इसको वैसे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे देखो एक ही स्टेप में कर दूँ मैं यहाँ पे ताकि और शीट यूज़ ना करने पड़े। अब देखो जो प्लस वाली चीज़ है मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और माइनस वाली डिवीजन में जाती है, तो log प्लस वाली जो चीज़ें हैं वो मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ। x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मॉड का है, एंड x माइनस 1 भी हो रहा है क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है प्लस में है, इनके साथ प्लस साइन है, ओवर माइनस वाली चीज़। अच्छा माइनस, ये यहाँ पे -2 log मॉड ऑफ x है, यानी कि 2 कहाँ पे जाएगा, इसकी पावर में। इसको हम इसकी पावर में लिख सकते हैं ना, तो इसकी पावर में जाएगा तो मतलब x² लिख सकते हैं इसको। तो ये वाली चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो क्या किया है, जो प्लस वाली चीज़ें थी वो तो मल्टीप्लाई हो जाती है लॉग में,
और जो माइनस वाली चीज़ है वो डिवीजन में आ जाती है। पर यहाँ पे माइनस के साथ 2 भी था ना, तो ये 2 लॉग से पहले कोई भी टर्म होती है वो इस वाली चीज़ के स्क्वायर में आ जाती है। ठीक है, तो इस वाली चीज़ के स्क्वायर में आ गई। ठीक है, साथ में नीचे भी लिख दिया हमने इसको, -1/2 log ऑफ 3/4। पर ये ना थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, अब शीट तो दूसरी तरफ करनी ही पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, y = 1/2 log, अब क्या चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, ये देखो, ये x+1 a+b वाली फॉर्म नहीं है, यानी कि a² - b², तो वो लिख देते हैं, a² - b², यानी x² - 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ओवर x का स्क्वायर था। तो मॉड मैंने हटा दिया है। ये आपको पता है कि मॉड क्यों हटा है? नहीं पता? देखो ना, x का स्क्वायर मतलब मॉड का काम भी वही होता है ना कि अंदर वाली चीज़ को पॉजिटिव करके बाहर निकालो। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो x का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही आता है, तो x का स्क्वायर -1 ये भी पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो ये चीज़ ऐसे, विच इज़ रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस 12th क्वेश्चन में हमने क्या किया है। सी, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर था। अब यहाँ पर भी हमने सबसे पहले y वाले सारे वेरिएबल्स एक साइड कर दिए, x वाले सारे एक साइड कर दिए। तो अब जब एक वेरिएबल सेपरेट हो गए, उसके बाद हमने कर दिया इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद हमने देखा कि अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर अलग कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करते हैं ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का हमने यूज़ किया। ये देखो, सारे लीनियर में थे, मतलब a+b+c वाली टाइप की फॉर्म हमने सॉल्यूशन दे सकती थी। तो हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया पहले, और x² के कोफिशिएंट x का अलग अलग लिख दिया ताकि हमें दिखे, हम कोई गलती ना करें। तो हमने फिर इसके बाद कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दिए। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट ये था, यहाँ पे x² था ही नहीं, मतलब कोफिशिएंट भी नहीं होगा, फिर 0 हो गया कोफिशिएंट। यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0। यहाँ पर ये कांस्टेंट था और यहाँ पे 1 कांस्टेंट था, तो यहाँ से तो a की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई। फिर यहाँ से भी कोई वैल्यू निकाल दो, चाहे यहाँ से निकाल दो a की वैल्यू पुट करके, तो जैसे भी आप इसको सॉल्व करो, हर तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमें एक b की वैल्यू हमने निकाल दी, c की भी निकाल सकते हो आप, हमने b की निकाल दी। ठीक है, b की वैल्यू फिर हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो सारी c में टर्म्स आ गई, तो c की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब c की वैल्यू निकल गई है तो वापस पुट कर दो। फिर a b c की वैल्यू हमने इस तरह से अपना दिमाग लगा के फटाफट से निकाल दी। अब ये जो वैल्यूज़ निकल ही गई है तो इसमें पुट कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पर कर दी पुट a b और c की वैल्यूज़। अब a b और c की वैल्यूज़ पुट करने का हमारा मोटिव क्या था, a b c का, कि ये चीज़ हमारी ब्रेक हो जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए और कुछ आए जिसके हम इंटीग्रेशन कर सके आसानी से। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करना तो आसान था, तो हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे। ओरिजिनली तो इसकी इंटीग्रेशन ही हो रही थी ना विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इस सब की इंटीग्रेशन हमने कर दी विद रिस्पेक्ट टू dx। ये dy कहाँ से आया ऐसा मत पूछना, ये हमने पुट किया है ये वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर तो dy था ना, ये पुट किया है हमने, इसकी वैल्यू पुट की है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट की है एक्चुअल में। तो फिर यहाँ पे इसकी सबकी इंटीग्रेशन आती थी तो हमने पुट कर दी। हम तो स्टार है इंटीग्रेशन करने में। अब पुटिंग y = 0 व्हेन x = 2 इन अबव, तो अब हमने ये पुट कर दिया, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2। ये गिवन कंडीशन थी, ये क्वेश्चन में ही गिवन थी चीज़ की। देखो ये कंडीशन है, y 0 है जब x 2 है, तो हमने ये पुट कर दिया, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 0 की जगह पे 2 पुट कर दिया। तो अब जब ये हमारी हेल्प कर ही रहे हैं तो हम हेल्प लेने से क्यों मना करें। तो हमने सब कुछ पुट कर दिया, तो c की वैल्यू यहाँ से आराम से निकल गई, और c की वैल्यू हमने यहाँ पे वापस पुट कर दी। मतलब इसमें सिंपल सी बात यही, देख रहे हो कैसे कैसे हम वैल्यूज़ निकालते हैं, चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। अब c हमने यहाँ पे पुट कर दिया,
तो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो निकल गया, पर हम सेटिस्फाइड नहीं थे कि भाई लॉग लॉग बहुत सारे लॉग है, तो एक आध लॉग में ही थोड़ा अच्छे से इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो हमने देखा कि प्लस प्लस वाली टर्म्स तो मल्टीप्लाई होती है लॉग में, और माइनस वाले जो लोग होते हैं उनको हम नीचे रखते हैं, ठीक है, मतलब हम डिनोमिनेटर में उनको डाल देते हैं लॉग में लॉग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे y की वैल्यू आ गई विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इसका भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सब कुछ गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंडीशन है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स सेपरेट कर देते हैं। कॉस है, कॉस हटा दो, कॉस दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड का मतलब है इनवर्स, लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। और ओके, तो अब डी वाई और डी एक्स अलग अलग हो सकता है ना, ये तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पे ना एक्स है ना वाई है, तो इसको तो आप किसी भी तरफ रखो, डी एक्स दूसरी तरफ, ठीक है। अब वेरिएबल्स जब सेपरेट हो गए, एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ, तो अब क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या आएगी, यहाँ की तो y आ गई इंटीग्रेशन, और ये कॉस इनवर्स a, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे लिखो कि कॉस इनवर्स a कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1 dx आ गया ना, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो x यहाँ पे मिक्सअप ना हो जाए तो यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस कांस्टेंट सारे के सारे c, ठीक है। अब इसकी जनरल सॉल्यूशन तो आ गया, इंटीग्रेशन हो गई। अब क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है गिवन, व्हेन x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है y की वैल्यू। तो ये कंडीशन जो है ये हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ऐसी की ऐसी डिट्टो भी लिख सकते हो, ये मैंने x इक्वल टू 0 पहले लिख दिया क्योंकि व्हेन लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो अब यहाँ पे ये पुट कर दो, y की जगह पे 1, ओके, x की जगह पे 0, ओके, तो प्लस c, तो 0 इंटू समथिंग तो भाई 0 हो गया, ये तो पूरी चीज़ 0 हो गई। तो c की वैल्यू तो डायरेक्टली 1 आ गई, यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 1, तो पुट कर दो इसकी वैल्यू यहाँ पे, इक्वेशन 1 दे दो, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 1। तो अब पुट करके क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स a, c की जगह पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया सॉल्यूशन। पर अब यहाँ पे आप इसका कॉस इनवर्स हटा भी सकते हो अगर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। ये देखो यहाँ पे कैसे, ये y 1 दूसरी तरफ गया तो ये आ गया कॉस इनवर्स a, ये x भी दूसरी तरफ ले जा सकते हो, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा कॉस इनवर्स a। अब कॉस दोनों तरफ को आप कॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों तरफ कॉस ले लोगे तो इनवर्स और कॉस तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, है ना। तो मतलब यहाँ पे कॉस y प्लस 1 ओवर x, चाहे आपने ऐसे समझना है या आप कह दो कि कॉस आप वापस दूसरी तरफ ले गए, जिस भी तरह से समझना है आपने। तो ये चीज़ आपके आ गई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता ये, तो विच इज़ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है, ये देखो यहाँ पर इस जो इंटीग्रेशन की वजह से कांस्टेंट आया था वो c था, ये a तो पहले से ही था ना, इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि a बिलोंग टू r, पर यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की वजह से कांस्टेंट आया था उसकी वैल्यू आ गई c इक्वल टू 1, ठीक है, और वो रिमूव हो गया, और यही तो हमारा काम होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो अब एक बार फिर से देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कर दिए वेरिएबल्स सेपरेट, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, फिर उसके बाद जब वेरिएबल सेपरेट हो गए फिर कर दिया इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने पे ये चीज़ आ गई, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने पे सॉल्यूशन तो आ गया हमारे पास, पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए था, ये तो जनरल सॉल्यूशन आया था। तो हमने ये जो कंडीशन थी ये यूज़ कर ली कि हाँ ठीक है, आपने कहा है कि x जब 0 है तो y 1 है, तो ये हम पुट करके देखते तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, वो हमने वापस रख दी, ठीक है, कि आप लो आपकी वैल्यू हमने निकाल दिया, अब आप इसको अपने पास रखो। फिर हम इन्होंने रख लिया अपने पास, तो हमने इसको फिर और सिंप्लीफाई कर दिया और सॉल्यूशन आ गया।
क्वेश्चन नंबर 14 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कंडीशन भी है, सब कुछ है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी सबसे पहले वाई वाले सारे एक तरफ कर दो, ये वाई वाला है ना, इस तरफ ले आओ, और कोई वाई वाला नहीं है ना, डी वाई है सिर्फ वाई वाला। यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्स वाले इस तरफ है ना, तो डी एक्स भी इस तरफ ले आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हो गए सेपरेट वेरिएबल्स, कर दो इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने में अब यहाँ पर देखो, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1/y की, ये होता है log ऑफ मॉड ऑफ y, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आप देख सकते हो कि y का डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू dy ओवर dy 1 ही होता है ना, तो 1 तो है प्रेजेंट, और वैसे भी 1/x की फॉर्म है, तो इसका 1 मतलब log ऑफ मॉड ऑफ y होता है। टेंजेंट tan का क्या होता है, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos, ठीक है, ये होता है, प्लस अब कांस्टेंट, अब क्योंकि सारे लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में ही लिख लेते हैं, ठीक है, तो log ऑफ c भी लिख दिया। ओके, तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये जो चीज़ है, ओके, तो अब इसको लॉग को सॉल्व करने के लिए हम लॉग वाली टर्म्स एक साथ कर दें, तो यहाँ पे ये लॉग इधर को ले आते हैं, cos ऑफ x, ठीक है, प्लस का हो गया ये log ऑफ c, ये कांस्टेंट वाला log है तो हम इसको अभी ऐसे ही रहने दे रहे हैं। कर सकते थे हम यहाँ पर भी, फिर c ओवर cos x आ जाएगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे करना प्रेफर किया कि हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, y तो प्लस प्लस से सेपरेटेड है ना ये log वाली टर्म, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी ये जो इसके जिस चीज़ का log लिया है जिन टर्म्स का। तो अब लॉग हटाने के लिए क्या लेते हैं हम, एक्सपोनेंशियल्स लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल क्या कर देता है, लॉग को के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर लेता है। तो ठीक है, हमारा काम हो गया, तो एक्सपोनेंशियल से लॉग का इफ़ेक्ट कैंसिल हो गया, यहाँ पे y cos x बच गया, इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ, अच्छा एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो गया ना, c बच गया। ओके, तो अब यहाँ से मॉड भी हटा लेते हैं, जब मॉड हटता है तो क्या होता है, दूसरी वाली साइड प्लस माइनस की हो जाती है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब ये प्लस माइनस सी को कोई एक ही कांस्टेंट दे देता है, नाम a, वेयर a इक्वल टू प्लस माइनस सी, ठीक है, हो गया। अब इससे ज़्यादा तो आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो अब यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन तो यही आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए ये कंडीशन यूज़ करें कि व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है। व्हेन x इक्वल टू, सिंस व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, देयरफॉर अब क्या आ जाएगा, जब हम ये पुट कर देंगे यहाँ पे y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, ठीक है, y की जगह 1, x की जगह 0 a। अब cos 0 क्या होता है, cos 0 पे 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 ही हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू भी आ गई, तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, हाथ काम नहीं कर रहे, cos x इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और इसको आप लिखना चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 1 ओवर cos x, सीकेंट x की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, तो y इक्वल टू सीकेंट x, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। तो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से देखो क्या हुआ यहाँ पे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमने डी वाई वाले एक तरफ कर लिए, मतलब वाई वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर ली और एक्स वाली एक तरफ। जब ऐसा हो गया फिर हमने इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन भी हमें पता थी। यहाँ पे इसकी दो इंटीग्रेशन होती है, आपको पता है, टेंजेंट एक्स की लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट एक्स भी करोगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये आ गया आपका। फिर उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके ये लॉग हटा दिया।
हटा दिया लॉग, अगर आप नहीं भी हटाओगे तब भी आप बाद में भी कर सकते हो, बाद में भी हटा सकते हो। हमने पहले ही लॉग हटा दिया, ठीक है। हमने सारे लॉग कैसे हटा दिए, एक्सपोनेंशियल करके और लॉग हटा के पूरा जनरल सॉल्यूशन प्रॉपर तैयार कर दिया। उसके बाद हमने ये वैल्यूज पुट की, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। इससे क्या हो गया, ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू आ गई तो हमने बता दिया कि आपकी वैल्यू ये है, आप यहाँ पे अपनी जगह पे ये रख लो, 1 रख लो, फिर यहाँ पे 1 रख लिया और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ आई होगी और प्रैक्टिस करना अच्छे से। नेक्स्ट आगे के जो भी क्वेश्चंस है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो वहाँ से अच्छे से और करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।